चलिए तबीयत हाँ ठीक ही है, मतलब पहले से ठीक हूँ, कल से ठीक हूँ, बाकी अभी तो कुछ दिन टाइम तो लगेगा ही रिकवर होने में। मतलब मैं तो थोड़ा डर गया था कल कि रेगुलर मतलब वायरल के साथ कोई डेंगू वेंगू का तो असर नहीं है। सो ये है कि डेंगू वेंगू नहीं है, क्योंकि आजकल डेंगू काफी फैला हुआ है। चलिए किन दिख रहा है, ठीक है। चलिए इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं कि भाई साहब ये इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, कैसे काम करता है, इसका क्या मतलब है। ठीक है, देखो थोड़ा सा तो हमने इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में लास्ट क्लास में चर्चा किया था। नहीं लिखवाया नहीं था, बट बताया था थोड़ा हल्का फुल्का, बस ठीक है, कोई बात नहीं। सो बेसिकली इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है? तो इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब होता है कि वो इफेक्ट जो कहीं पे भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, या आसान भाषा में कह लो कि पोलैरिटी की वजह से जो इफेक्ट जनरेट होता है, उस इफेक्ट को कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। क्यों जनरेट होता है? जनरेट होने के पीछे का रीजन है दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। अब सवाल ये उठता है कि कैसे काम करता है। ठीक है, देखो मान लो अपने पास ऐसे है कि कार्बन एटम्स ऐसे कनेक्टेड है, और इस कार्बन एटम के बाद क्या हुआ, यहाँ पे एक हेलोजन कनेक्ट कर दिया, मान लो कोई एफ कनेक्ट कर दिया। इस एफ की वजह से होगा क्या, होगा ये कि ये चूंकि एफ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, हमने बचपन पढ़ा था इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इस वजह से ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। अब जब ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करेगा, तो इससे होगा क्या कि ये जितने भी कार्बन एटम्स हैं इनके ऊपर पोलैरिटी जनरेट होगा, इनके ऊपर कुछ कुछ चार्जेस आएंगे, कुछ पार्शियल चार्जेस आएंगे। अब कैसे आएंगे? तो चूंकि ये सबसे पास में, इसके पास खूब सारा पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि उसको खींचेगा। याद रखना कि हम ऑर्गेनिक में ये डेल्टा लगाते हैं, इसका मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड का शिफ्ट हो रहा है, पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड शिफ्ट हो रहा है थोड़ा सा, इसलिए डेल्टा लगाते हैं। अब ये चूंकि पॉजिटिव हो गया, तो ये अपने बगल वाले को भी ऐसे जिंदा तो छोड़ेगा नहीं। ये वैसी वाली कहानी है कि भैया रस्सी में लाइन से लोग लगे हुए हैं, कोई एक आगे से खींच रहा है, मान लो ऐसा हो गया कि एक रस्सी है, उसमें 10 लोग लगा खींच रहे हैं और एक तरफ से हाथी पकड़ के खींच रहा है कोई। तो अगर हाथी खींच रहा है तो जो 10 लोग खींच रहे हैं उसमें जो सबसे पहला वाला होगा उसको खूब ज्यादा जोर फील होगा, फिर कम फिर कम फिर कम फिर कम होते चला जाएगा। ठीक है, तो इसके पास थोड़ा छोटा पॉजिटिव, इसके पास थोड़ा और छोटा पॉजिटिव, इसके पास बहुत छोटा पॉजिटिव, और ये मान के चलते हैं कि 4 कार्बन के बाद लगभग इंडक्टिव इफेक्ट का जो असर है वो खत्म हो जाता है। सो बेसिकली सीधा सा मतलब ये है कि वो इफेक्ट या वो चार्ज या वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर या इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट, इलेक्ट्रॉन क्लाउड का शिफ्ट जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के वजह से हो, पोलैरिटी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से जनरेट हो, उस तरह के शिफ्ट को या उस तरह के इफेक्ट का नाम दिया गया है इंडक्टिव इफेक्ट। अब ये होता क्या है, तो ये एक किसी एक के रिस्पेक्ट में डिफाइन है। किसके रिस्पेक्ट में डिफाइन है? तो ये बेसिकली हाइड्रोजन, बेसिकली इसको जब डिफाइन किया गया तो हमने कार्बन को माना सेंटर और कार्बन के रिस्पेक्ट में डिफाइन किया, और हाइड्रोजन के लिए हम मानते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट जीरो होता है। ठीक है, तो बेसिकली आसान भाषा में ऐसे समझो, डिफाइंड, सर बोलिए। सर मैंने ना आपको एक व्हाट्सएप पे एक क्वेश्चन भेजा है, आप एक बार देख लेना वो सही है या नहीं। अच्छा रुक जा, मेरे को थोड़ा सा पढ़ ले, अपन थोड़ा सा बाद में कर लेंगे क्या, चलेगा बेटा? यस बाद में सर। कर ले, हाँ थोड़ा सा भी काम कर लेते हैं ना अपन। ठीक है, मैं देख लूंगा क्वेश्चन, तुम्हारा देख लूंगा, रुक जा एक मिनट। हाँ
क्वेश्चन बाद में देख लूंगा, ठीक है। तो ये अपने पास कहानी हो गई कि जो इफेक्ट पोलैरिटी की वजह से डेवलप हुआ, और ये ये किसके रिस्पेक्ट में डिफाइन होता है, तो दिस इज डिफाइंड विथ रिस्पेक्ट टू कार्बन। और हाइड्रोजन के लिए हम मानते हैं कि भैया इंडक्टिव इफेक्ट हाइड्रोजन के लिए भी क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया कि भैया ये इंडक्टिव इफेक्ट दो तरह का हो सकता है, कार्बन के रिस्पेक्ट में डिफाइन है, तो क्या मतलब है, तो कोई ग्रुप आया जिसने कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचा, तो हम बोलेंगे कि वो जो ग्रुप है या वो जो स्ट्रक्चर है वो इस कार्बन के रिस्पेक्ट में एक माइनस आई ग्रुप है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, खींच रहा है। जैसे यहाँ फ्लोरीन, वो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो हमने बोला फ्लोरीन इज माइनस आई ग्रुप। उसी तरह से कोई ऐसा ग्रुप आ जाए जो इलेक्ट्रॉन दे दे कार्बन को, तो हम बोलते हैं कि दैट इज अ प्लस आई ग्रुप। तो बेसिकली कुछ इस तरीके से इसकी कहानी है कि जब हम इंडक्टिव इफेक्ट की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इस आई को दो मेजरली डिफाइन किया गया, दो पार्ट में। एक जिसको बोला गया प्लस आई ग्रुप, और एक जिसको बोला गया माइनस आई ग्रुप। प्लस आई क्या है, तो प्लस आई वो है जो डोनेट्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड टू कार्बन। ये क्या है, खींच लेता है अपनी तरफ, एक्सेप्ट या शिफ्ट बोल सकते हो, फ्रॉम कार्बन। चलो, अब आते हैं इंडक्टिव इफेक्ट के और भी दूसरे पैरामीटर्स पे, दूसरी चीजों पे। नेक्स्ट थिंग, तो इंडक्टिव इफेक्ट को कहा जाता है ये परमानेंट इफेक्ट है, हमेशा लग रहा होता है, ऐसा नहीं है कि कभी लग रहा है नहीं लग रहा है, लग रहा है नहीं लग रहा है, नहीं, अगर है लग रहा है तो हमेशा लगेगा। तो इसको माना जाता है कि दिस इज अ परमानेंट इफेक्ट। सेकेंड थिंग, इंडक्टिव इफेक्ट को हमेशा ये माना गया है कि चूंकि ये ट्रांसफर की वजह से लगता है, इलेक्ट्रॉन का एक तरीके से ट्रांसमिशन होता है, तो इस वजह से ना इसको फील्ड या ट्रांसमिशन इफेक्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट थिंग, जब इंडक्टिव इफेक्ट की चर्चा करते हैं तो ये मेनली जिस बॉन्ड में काम करता है दैट इज सिग्मा बॉन्ड, मतलब सिंगल जो सिग्मा बॉन्ड होता है मेनली वहां काम करता है। अगर डबल ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो उसमें सिर्फ जो सिग्मा होगा उसमें ये काम करेगा, पाई से इसका कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, तो ये अपने पास कहानी हो गई कि भैया इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है। और इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से हमने दो कैटेगरी में बांटा कि जो कंपाउंड्स अपने पास होंगे, या तो वो या जो भी स्ट्रक्चर अपने पास होगा वो दो कैटेगरी में हो सकता है, या तो वो प्लस आई ग्रुप होगा या माइनस आई ग्रुप होगा। ठीक है, अब सवाल उठता है कि कौन प्लस आई कौन माइनस आई। आसान भाषा में सोच के देखते हैं, अगर कोई एक एनायन हो तो उसके पास खूब सारा इलेक्ट्रॉन होगा, तो खूब सारा इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वो हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मतलब आसान भाषा में हम हमेशा कह सकते हैं कि, और जो होगा होगा बात की बात है, पर एनायंस हमेशा प्लस आई होंगे। ये हमेशा प्लस आई होने वाले हैं, ठीक है, इनमें तो कोई डाउट ही नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें केटायंस की, तो चूंकि केटायंस जो है उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो केटायंस क्या होंगे, ऑलवेज माइनस आई। क्यों, क्योंकि केटायंस हमेशा क्या कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहे होंगे। तो ये तो बात हम समझ लिए कि भैया अपने पास इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है, कहाँ काम कर रहा होता है, प्लस आई क्या होता है, माइनस आई क्या होता है। अब यहाँ पे क्या है ना कि थोड़ा सा एक ऑर्डर हमें ध्यान देना पड़ता है कि भैया अपने पास किसका ऑर्डर क्या है। देखो, इस ऑर्डर का ना मैं ये नहीं कहता कि तुम रट्टा मार के पूरा याद करो, लेकिन मैं इसके कुछ ट्रिक्स समझा दूंगा जो आपको ध्यान रखने हैं, ताकि आपके लगभग काम हो जाए, ठीक है। तो मैं पूरा ऑर्डर यहाँ लिख देता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरा याद करो, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं कि पूरा रट्टा मार के याद करो, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो कहता क्या है कि जो सबसे अधिक जो आपके पास इंडक्टिव इफेक्ट होता है दैट इज NF3 का। अगर इसके ऊपर पॉजिटिव है तो और खतरनाक है, चूंकि केटायन, सॉरी पहले प्लस ही लिखा था क्या, नहीं उल्टा लिखा, तो इसको इधर करते हैं, माइनस आई में आते हैं। हाँ, माइनस आई में सबसे खतरनाक जो माइनस है, माइनस आई है, दैट इज NF3+। नेक्स्ट कौन है, सो नेक्स्ट बोलता है दैट इज NR3+। NR का मतलब हुआ कार्बन चेन। नेक्स्ट है NHR2+।
नेक्स्ट है NH2R प्लस। नेक्स्ट है अपने पास NH3 प्लस। नेक्स्ट अपने पास NO2। नेक्स्ट अपने पास CN। नेक्स्ट अपने पास CHO। नेक्स्ट अपने पास कीटोन दैट इज डबल बॉन्डो। नेक्स्ट अपने पास EOOH। नेक्स्ट अपने पास है एसिड हैलाइड दैट इज COCl COOR। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सब याद करिए, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, मैं थोड़ा ट्रिक बता दूंगा कैसे ध्यान रखना है। OH, हाँ OH ठीक है। अच्छा NH2 छूट गया, NH2 हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये OH हो गया, ठीक है। फिनाइल रिंग। इसका इंडक्टिव मानते हैं 0। ठीक है, तो बेसिकली यही चीज है कि आपको ये ध्यान रखना है कि भैया इंडक्टिव कैसे चल रहा है। तो माइनस आई का मतलब है ये सारे वो ग्रुप हैं जो कार्बन से सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होंगे, खींच रहे होंगे। अब ध्यान कैसे रखोगे, देखो शुरू में ही बोला कि केटायंस हमेशा ज्यादा होंगे, बात खत्म। केटायन के बाद देखो कि वो कार्बन जो कि पाई बॉन्ड बना के बैठा हुआ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ, देखो यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन के साथ पाई बॉन्ड, यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के साथ, यहाँ कार्बन ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, यहाँ ऑक्सीजन के साथ, यहाँ ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो कार्बन अगर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ पाई बॉन्ड बना के बैठा हुआ है, उसका भी क्या होगा, इंडक्टिव इफेक्ट काफी ज्यादा होगा। उसके बाद हेलोजेंस आ जाते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। उसके बाद OH आ गया, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखो जो जो तुमको याद रखना है वो कौन कौन से याद रखने, उसको मैं मार्क कर दे रहा हूं। NO2, CN, CHO, FCl, OH, OR, ये बेंजीन रिंग, फिनाइल रिंग, और अपने पास डबल बॉन्ड। ठीक है, इनको बस आप याद रखिए कि ये सब माइनस आई होते हैं और कौन से ऑर्डर में होते हैं, बस इतने को याद रखो, तुम्हें कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। माइनस चार्ज होता है ना, फिर से बोलो। क्लोरीन पे तो माइनस चार्ज होता है ना, किस पे? क्लोरीन पे। फ्लोरीन पे क्यों माइनस चार्ज होगा बेटा, मुझे एक बात बता, किसी के साथ बॉन्ड जब बना रहा है तो सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा ना, तो माइनस चार्ज क्यों आएगा? ओके सर। माइनस, इसके ऊपर देखो, इलेक्ट्रॉन लेने के बाद माइनस आ रहा है ना, तो हम बोल ही किसको रहे, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब ही हुआ कि वो इन कोई भी ग्रुप माइनस आई हुआ कौन सा, माइनस आई हम उस ग्रुप को कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। चूंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा ही, तो उसके ऊपर माइनस चार्ज तो आएगा ही। जो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा उसके ऊपर क्या आएगा, माइनस चार्ज आएगा। ठीक है, चलो इधर आते हैं। चलो इस पे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ, एकदम बहुत छोटा सा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन देता हूँ। हालांकि इस पे बहुत डिटेल्स में बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, पर अभी एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ मैं। मान लीजिए आपसे किसी ने पूछा कि बताइए, आपके पास एक CH3F और यहाँ पे एक पॉजिटिव है, सॉरी CH2, और यहाँ पे एक पॉजिटिव है, और एक आपके पास बगल में और भी कंपाउंड दे दिया दैट इज CH2, और इसके साथ जुड़ा हुआ Cl नहीं ले रहा, दूसरा ले लेता हूँ, CHO, और बोला कि यहाँ पे भी पॉजिटिव है। बोला कि बताइए दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ए और बी में से ज्यादा स्टेबल कौन होगा, कैसे पता करेंगे? अब तुम सोचो क्या दिमाग लगाना है हमको।
एफ पी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ध्यान से देखो, सर ये एफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, खींचना और मतलब देने वाले को देखेंगे, पहले ये भी वाले में खींच रहा, दोनों खींच रहे हैं। रुक जा एक सेकंड, अभी देखो यहाँ पे ध्यान दो, कार्बन से एफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, बगल वाले में भी कार्बन से CHO इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। अब तुम पहले सोच के देखो कि कोई भी चीज स्टेबल कब होती है। केटायन चाहता है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना, वो चाहता है न्यूट्रल होना, एनायन भी चाहता है न्यूट्रल होना, लेकिन केटायन को न्यूट्रल होने के लिए इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो न्यूट्रल होगा, और एनायन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो न्यूट्रल होगा। मतलब केटायन को अगर इलेक्ट्रॉन को देता तो स्टेबल होता, खींचेगा तो अनस्टेबल होगा। मतलब जितना ज्यादा केटायन से इलेक्ट्रॉन खींचा जाएगा उतना ही उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। मतलब हम इन दोनों केस में सोचेंगे कि आखिर कौन सा, खींच तो दोनों में रहा है, लेकिन जिसके केस में कम खींचेगा उस वाले की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। मुझे फटाफट से सोच के बताओ कि कौन सा ऐसा केस है जिसमें आपको लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन कम खींचा जा रहा है, स्टेबिलिटी इस वजह से ज्यादा होनी चाहिए। फटाफट से सोच के बताओ कि किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए। किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, ए की ज्यादा होनी चाहिए, बी की ज्यादा होनी चाहिए? सर फ्लोरीन जो है मतलब वो -I कम दिखाएगा एज कम्पेयर टू CH। बिल्कुल ठीक है। फ्लोरीन देखो ऐसी वाली कहानी है, देखो ये प्लस है, जिसको समझ में नहीं आ रहा है, देखो ये टॉपिक्स, ये ऑर्गेनिक का ना ABCD है, इस वजह से इतना टाइम दे रहा हूं, बड़े प्यार प्यार से चाहता हूं समझो। बाद में ना ऑर्गेनिक उड़ते हुए चलती है, पर ये समझ नहीं आएगा तो आगे ऑर्गेनिक कुछ नहीं समझ में आएगा। इसके ऊपर प्लस है, मतलब ये ऑलरेडी गरीब है, इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है, मतलब समझो इसके ऊपर मान लेते हैं ऐसे कि 10 रुपए का उधारी है, इसके ऊपर भी 10 रुपए की उधारी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है। अब सोचो कि ये फ्लोरीन नालायक है, ये आ रहा है और इसने इससे ना 2 रुपए उधार ले लिए इसने, लेकिन CHO ने तो ज्यादा उधार लिया, क्योंकि CHO का -I हमको पता है कि हमने जस्ट यहां पे देखा कि CHO जो है वो फ्लोरीन से ज्यादा -I है। मतलब एक बात हम समझ रहे हैं कि CHO इलेक्ट्रॉन और ज्यादा खींचेगा, मतलब इसने तो 2 ही रुपए छीना था, ये तो हो सकता है 3 रुपए छीन ले। अब 3 रुपए छीन लिया तो इसके पास तो भैया पहले से 10 रुपए जा चुके थे, 3 रुपए और जा चुके, तो इसके पास से 13 रुपए चले गए, और इसके पास से कम 12 रुपए ही गए हैं। तो कम रुपए किसके पास से गए हैं भैया, पहले वाले केस में, पहले वाले केस में कम उधारी है, उधारी कम है, तो इसका मतलब पहले वाले केस की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, दूसरे वाले केस की स्टेबिलिटी कम होगी। कोई ऐसा जिसको लगता है कि भैया समझ नहीं आ रहा है, जादू हो रहा है, तो अभी पूछ लो, क्योंकि एकदम बिल्कुल बेसिक फंडा है, बिल्कुल बेसिक चल रहा है, नहीं समझ में आएगा आगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये बात मैं बहुत क्लियर कट कर दे रहा हूं, अगर अभी समझ में नहीं आएगा तो आगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। डन है ये, बढ़े आगे, चलो ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अब कहता है कि भैया प्लस I की कहानी क्या है? तो प्लस I ग्रुप मतलब वो ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, डोनेट करेंगे कार्बन को, जैसे NH2 NH-, जैसे O-, जैसे COO-, जैसे SO3-, जैसे C के साथ जुड़ा हुआ 3 CH3। अगर एक कार्बन है जिससे 3 CH3 जुड़ा हुआ है तो ये भी कैसे काम करता है, एज अ प्लस I। जैसे एक कार्बन है जिससे 2 CH3 जुड़े हुए हैं, जैसे एक कार्बन है उससे 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, ये कार्बन चूंकि 3 कार्बन जुड़ा है तो इसको बोलते हैं 3 डिग्री कार्बन, इसको बोलते हैं 2 डिग्री कार्बन, और ये अपने पास किसी से नहीं जुड़ा हुआ है तो इसको बोलते हैं मिथाइल, सीधे बोल लेते हैं, या हम 0 डिग्री बोल देते हैं। बीच में 1 डिग्री भी आता है पर उसकी जरूरत नहीं, इसलिए लिख नहीं रहा, ठीक है। चाहो तो 1 डिग्री भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अपने पास आइसोटोपिक इफेक्ट आता है, तो फिर बोलता है उसके बाद ट्रिशियम, फिर उसके बाद बोलता है ड्यूटेरियम, फिर उसके बाद बोलता है हाइड्रोजन। जनरली हम मान के चलते हैं कि भैया हाइड्रोजन का क्या होता है, 0 होता है। चलो अब इस पे बेस्ड कैसे क्वेश्चन देगा, चलो मैं ऐसे ही क्वेश्चन दे रहा हूं दूसरा। अब इस दूसरे क्वेश्चन मुझे सोच के बताना कि भैया ज्यादा स्टेबल कौन होगा, एकदम सेम, बस मैं ग्रुप बदल दे रहा हूं। स्टेबिलिटी पूछा तुमसे,
CH2 प्लस, यहां पे जुड़ा हुआ है O माइनस, CH2 प्लस, यहां पे जुड़ा हुआ है COO माइनस। तुम मुझे सोच के बताओ ए और बी में से ज्यादा स्टेबल कौन होगा? आराम से सोचो, कोई हड़बड़ी नहीं है, एकदम बिल्कुल आराम से सोचो। एक के ऊपर पॉजिटिव, चलो थोड़ा थोड़ा और आसान करता हूँ क्वेश्चन, छोड़ो इतना टफ नहीं कर रहा, रुको इसको तुम्हें थोड़ा सा और ऐसे करता हूँ। इस केस में बस मैं एक बात इंक्लूड कर दे रहा हूं, जिन लोगों को हाइपर कॉन्जुगेशन आता है वो हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं लगाएंगे, ये मैं क्लियर कर दे रहा हूं। इग्नोर हाइपर कॉन्जुगेशन, मैं साइड में लिख दे रहा हूं, क्योंकि एच इफेक्ट लगाओगे तो आंसर बदल जाएगा, मुझे उससे मतलब नहीं है। मुझे मतलब है सिर्फ इंडक्टिव से। मुझे सोच के बताइए कि इन दोनों के टाइम में ज्यादा स्टेबल कौन होगा, इंडक्टिव इफेक्ट लगा के। आराम से सोचिए, सोच के बताइए मुझे दोनों में से ज्यादा स्टेबल सर कौन बी होगा। ज्यादा इफेक्टिव होगा। हाइपर कॉन्जुगेशन आपको इग्नोर करना है, जिनको हाइपर कॉन्जुगेशन आता है भूल जाओ कि हाइपर कॉन्जुगेशन नाम की कोई चीज है। चलो, तो हमको यहाँ पे दिख रहा है कि भैया बी की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। क्यों बी की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी? क्योंकि बी में क्या हो रहा है कि वो एक ऐसा ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। ए में इलेक्ट्रॉन कम डोनेट होके मिल रहा है। केटायन चाहता है कि उसको खूब सारा इलेक्ट्रॉन मिले ताकि उसकी स्टेबिलिटी बढ़ सके। ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिल रहा है बी में, मतलब उसने पहले 10 रुपए तो गवा दिए थे, लेकिन बाद में उसको 5 रुपए मिल गए। एक ही कहानी ऐसी है कि 10 रुपए तो गंवाए हैं, लेकिन मिला है 2 ही रुपए, तो इसके ऊपर अभी भी ज्यादा उधारी है, इसके ऊपर कम उधारी है बी वाले केस में। मतलब हम कह सकते हैं कि बी वाले केस की स्टेबिलिटी ए वाले से ज्यादा होगी। एकदम आराम आराम से चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई अगर इसमें लगे कि समस्या, फटाफट से पूछ लो। चलो, कोई ऐसा इसको इसमें दिक्कत है यहां तक में? नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़िया। कहता है कि बताइए एनायन ए है, एनायन बी है, बोला इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है? आराम से सोच के बताओ मुझे कि इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन होगा। अब की बार एनायन लिया है, केटायन नहीं लिया है। क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी कर दिया है। ए और बी में से ज्यादा स्टेबल कौन है? चलो, काफी जनता आंसर दे चुकी है। चलिए, बढ़िया। तो लगभग जनता बोल रही है कि भैया बी होगा। ठीक है, क्यों बी होगा? तो हमको दिख रहा है कि ये एक दो तीन, तीन कार्बन मिल के इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और इसको बगल से भी एक कार्बन जो एकदम पास में बैठा इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इसको तीन कार्बन तो वैसे इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक दो तीन जैसे यहाँ पे देता था, लेकिन चौथा वाला कार्बन बहुत दूर है। इसका इलेक्ट्रॉन पहुंचते पहुंचते 10-15 साल बीत जाएगा। मतलब ये इतना दूर है कि इसके इलेक्ट्रॉन को पहुंचने में बहुत दिक्कत होने वाली है। अब सवाल उठता है कि एनायन की स्टेबिलिटी सर बढ़ाएगा चौथा का कौन? 10-15 साल बीतेगा तो तीसरा का 2-4 तो बीतना चाहिए। हाँ बिल्कुल, इसको भी 2-4 साल लग जाएंगे, पर हमको क्या दिक्कत है? हमको उससे थोड़ी कोई दिक्कत है, 2-4 साल लगेंगे लगेंगे। हमको तो आंसर निकालने से मतलब है। तो कह रहा है कि अगर अपने पास यहाँ पे ये चूंकि जस्ट बगल में है तो यहाँ, हाँ, ये चूंकि जस्ट बगल में अपने पास है तो यहां से इलेक्ट्रॉन जल्दी पहुंचेगा। मतलब इसके पास पहले से तो भर के इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन पहुंचा मतलब निगेटिव का अमाउंट और बढ़ गया। निगेटिव का और अमाउंट बढ़ गया मतलब कि इसकी स्टेबिलिटी क्या हो गई? कम हो गई। तो यहाँ पे निगेटिव का अमाउंट बढ़े जा रहा है, और यहाँ पे उतना ज्यादा नहीं बढ़ा, बढ़ तो यहाँ पे भी रहा है लेकिन उतना ज्यादा नहीं बढ़ रहा है। अब ऑब्वियस सी चीज है कि जिसमें कम निगेटिव का अमाउंट बढ़ेगा उसकी स्टेबिलिटी थोड़ी ज्यादा होगी। नेक्स्ट। देखो, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, मतलब आराम आराम से करके पढ़ेंगे। थोड़े से क्वेश्चन ऐसे करा देता हूँ ताकि थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाए, फिर थोड़ा आगे बात करेंगे।
बोलता है कि इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन होगा। चलो बहुत लोगों से, चल सोच के बता मुझे, ये पहला ए है दूसरा बी है, फिर बात करते हैं इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है। चलो ए की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। क्यों भैया ए की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी? तो ए की स्टेबिलिटी इसलिए ज्यादा होगी क्योंकि हमको ये क्लियर कट दिख रहा है कि ये जो फ्लोरीन है ये फटाक से इसके ज्यादा करीब है, बड़े आराम से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। इसको खींचने में 10-15 साल लग जाएंगे क्योंकि इसकी डिस्टेंस, इस वाले फ्लोरीन की डिस्टेंस इस एनायन से दूर है और इस वाले फ्लोरीन की डिस्टेंस कंपैरेटिवली पास में है। पास में है तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन आसानी से खींचेगा और नेगेटिव का अमाउंट घटना मतलब स्टेबिलिटी बढ़ना। तो इस पूरे कहानी से एक और बात हमको जो समझ में आई वो ये है कि भैया ये एक वैसा इफेक्ट है जो डिस्टेंस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट है। और एक जो और इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि अगर कभी स्ट्रेंथ और डिस्टेंस के बीच में लड़ाई हो जाए तो हम हमेशा ये मान के चलते हैं कि डिस्टेंस इज डोमिनेटिंग ओवर स्ट्रेंथ। जब कभी भी हम इंडक्टिव की बात करेंगे तो ये चीज हमें ध्यान रखना है कि डिस्टेंस को हम ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, इज डोमिनेटिंग ओवर स्ट्रेंथ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऐसे केस में मान लीजिए कि मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया, पूछा कि बताइए आपको अगर ये है मान लीजिए एनायन, हम अभी सिंपल सिंपल सा केस ले रहा हूं ताकि अभी आपको मैं समझा दूं, बाकी जब तक सब नहीं मिलेगा तब तक अच्छे क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। ये नेगेटिव लगा दिया, बोला कि भैया बताइए यहाँ पे आपको लगा हुआ Cl है और यहाँ लगा हुआ F है, बोलता है ज्यादा स्टेबल कौन है? सोच के बताओ मुझे फटाफट से, ज्यादा स्टेबल कौन है, F वाला है कि Cl वाला? ए ए ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों ज्यादा स्टेबल होगा ये भैया? इसीलिए ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि मान लिए कि इंडक्टिव माइनस आई इफेक्ट, हम मान लिए कि भैया इसका जो है वो कम होगा और इसका ज्यादा होगा, लेकिन चूंकि ये बहुत दूर बैठा हुआ डिस्टेंस है, बहुत ज्यादा। हाँ तो दूर बैठा है तो इसका असर उतना फील यहाँ नहीं होगा, इसका जो है वो ज्यादा असर फील होगा, इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बाद में बताएंगे बट अभी बस समझाने के लिए समझाना था, इसलिए इंडक्टिव का थोड़ा सा हेल्प आपसे। ठीक है, सो ये आपके पास कहानी होगी कि भैया इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है। यहां तक में अगर कोई चीज ऐसी लगती है जो आपको समझ नहीं आए तो फटाफट से बताओ, एक और क्वेश्चन कराऊंगा फिर आगे बढ़ूंगा, फटाफट से बताओ यहां तक में अगर कोई दिक्कत है तो जल्दी से। चलो ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सॉरी C ट्रिपल बॉन्ड CH। कहता है कि बताइए ये जो कार्बन है इस कार्बन पे किस तरह का चार्ज आएगा, डेल्टा पॉजिटिव या डेल्टा नेगेटिव। आपको बस बताना है कि डेल्टा पॉजिटिव या डेल्टा नेगेटिव किस तरह का चार्ज आएगा, बस आपको ये बताना है। मुझे बस फटाफट से सोच के बताओ, या कुछ नहीं चार्ज आएगा, नेगेटिव या पॉजिटिव अगर आएगा तो लिख के बताओ, प्लस माइनस, या कोई चार्ज नहीं आएगा। चलिए बढ़िया, ठीक है। तो अधिकतर जनता बोल रही है भैया इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा, सही बात है पॉजिटिव आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये बगल में sp हाइब्रिडाइज कार्बन है और sp हाइब्रिडाइज कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम सारा कुछ कहानी इसी तरह, बस थोड़ा सा चीज बदल देता हूं मैं। यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH3 कर दिया और अब बोला कि इसके ऊपर चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। यहाँ नेगेटिव सॉरी यहाँ पॉजिटिव आ रहा था इस वाले केस में, तो हमें दिख रहा है ये sp3 है, sp3 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर वाले केस में इसके रिस्पेक्ट में, ध्यान से देखना है, इसके रिस्पेक्ट में हम चेक करते हैं, कार्बन ही सब जगह है लेकिन हम चेक करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कि इसके रिस्पेक्ट में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये वर्क कर रहा है जब माइनस आई। उसी जगह पे ध्यान से देखो जो मैं अभी समझाने वाला हूं, इस ग्रुप के लिए ये
पूरी कहानी कैसे वर्क कर रही है एज अ प्लस आई, और इसमें इस ग्रुप के लिए ये पूरी कहानी कैसे वर्क कर रही है एज अ माइनस आई। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि आपके पास बहुत बार ऐसा होगा कि कोई एक जो ग्रुप है वो अलग तरीके से बिहेव करेगा किसी के साथ, किसी और के साथ अलग तरीके से। फिर से रिपीट कर देता हूं, ऊपर वाले केस में ये पूरी कहानी वर्क कर रही है जब प्लस आई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। नीचे वाले केस में इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो कैसे वर्क कर रहा है जब माइनस आई। तो ये पॉसिबल है कि एक ही ग्रुप प्लस आई जैसा बिहेव करे, माइनस आई जैसा बिहेव करे, डिपेंड ऑन द केस कि वो किसके साथ जुड़ा हुआ है। इसीलिए इंडक्टिव इफेक्ट इज अ रिलेटिव इफेक्ट, किसी एक के रिस्पेक्ट में हम चेक कर रहे होते हैं कि वहां पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कैसे हो रहा है। चलो, तो ये अपने पास कहानी हो गई इंडक्टिव इफेक्ट की कि भैया इंडक्टिव इफेक्ट काम कैसे करता है। थोड़ा बहुत आपको समझा दिया कि भैया इसका कैटायन एनायन से क्या लेना देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कहानी पे आते हैं। और भी बहुत सारी चीजें, लेकिन जब तक हम सारे इफेक्ट नहीं पढ़ेंगे और सारी चीजों पे डिस्कशन नहीं करना है। सो नेक्स्ट इफेक्ट है दैट इज रेजोनेंस। और सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट में से रेजोनेंस की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है, मतलब ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला इफेक्ट में से। होता क्या है रेजोनेंस? रेजोनेंस का सीधा सा मतलब है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉन्स जब कभी भी आपके पास बटेंगे, जब कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसा जगह जहां पे पाई इलेक्ट्रॉन्स बट जाते हैं, तो हम कहते हैं कि भैया वहां पे क्या होने वाला है, रेजोनेंस होने वाला है। पाई इलेक्ट्रॉन का बटना, इसी चीज को हम कहते हैं रेजोनेंस। मैं लिख रहा हूं, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉन्स जब कभी अपने पास बटेंगे तो हम कहते हैं दैट इज रेजोनेंस। अब ये डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? देखो, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि अपने पास कोई ऐसा जगह है जहां पे किसी के पाई ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, और उस इलेक्ट्रॉन को हम क्या कर रहे हैं, बांट रहे हैं। ठीक है, सॉरी। चलो, तो हुआ क्या कि हमने पाई ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रखा हुआ और हम उसको बांट रहे हैं। अब कैसे बांट रहे हैं तो यहां ध्यान दो। तो अपने पास ऐसी कुछ कहानी है, ये कार्बन है, और इसके ऊपर है पॉजिटिव, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है। अब अगर ध्यान से देखो तो हो क्या रहा है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2। लेकिन हमको एक बात पता है कि ये जो पाई बॉन्ड बना है ये किसके किसके बीच बना है, तो इसके जो दोनों पी ऑर्बिटल्स हैं, इसके पी ऑर्बिटल और इसके पी ऑर्बिटल के बीच में क्या है, लेटरल ओवरलैप है। और इसका वाला पी ऑर्बिटल जो है ना वो खाली है, वैकेंट है, उसने कोई बॉन्ड नहीं बनाया, छह ही इलेक्ट्रॉन है इसके पास राइट नाउ। तो होता क्या है कि यहाँ पे ये वाले जो बॉन्ड, जो इस वाले ऑर्बिटल में जो दो इलेक्ट्रॉन्स है, ये क्या होते हैं कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शिफ्ट होके इधर बॉन्ड बनाने लगते हैं इसके साथ में। तो ये जैसे कहानी हुई कि एक साइड का पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर दूसरे साइड में चला जाएगा, तो होगा क्या, यहाँ पे ये वाला जगह खाली हो जाएगा और इन दोनों के बीच में बन जाएगा लेटरल ओवरलैप। मतलब सारी कहानी एज इट इज ही रहेगी, बस फर्क ये है कि ये स्ट्रक्चर ऐसे ना होके सेकंड वाले केस में ये कहानी ऐसी हो जाएगी। इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया और ये वाली जो कहानी है वो खाली हो गई। अब कहानी खाली होने का मतलब क्या है? तो भैया कहानी खाली होने का मतलब यही है कि वहां पे आ चुका है वापस से अब केटायन। तो बेसिकली इन दोनों स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? इन दोनों स्ट्रक्चर को अगर हम आसान भाषा में सिंपल फॉर्म में बनाए तो कहानी क्या है, सी डबल बॉन्ड, सी हाइड्रोजन नहीं बना रहा, सी पॉजिटिव, यहां पे हो गया सी पॉजिटिव, सी डबल बॉन्ड सी। तो हमें दिख रहा है कि भैया यहां वाला जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो इधर चला गया, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन यहां से उठ के यहां चला गया, पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो गया। और हमने इसी चीज को बोला कि अगर पाई इलेक्ट्रॉन आपको कहीं बढ़ता हुआ दिख जाए तो आप कहिएगा दैट विल बी रेजोनेंस। ध्यान रखिएगा कि जो आप अभी रेजोनेंस पढ़ रहे हैं इसमें सिग्मा का कोई भी रोल नहीं है।
नेक्स्ट कहानी कि सवाल उठता क्या कि होगा ऐसा कब? ऐसा तभी हो सकता है जब अपने पास कॉन्जुगेशन हो। मतलब कॉन्जुगेशन का मतलब होता है अल्टरनेट पोजीशन पे अपने पास कुछ चीजें होनी चाहिए, तभी जाके पॉसिबिलिटी है। ये तभी पॉसिबल है जब अपने पास क्या हो, कॉन्जुगेशन हो। अगर कॉन्जुगेशन नहीं होगा तो भैया यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो बट पाए। अब अगली कहानी कहता है कि भैया क्या कभी भी कॉन्जुगेशन होगा तो ये कहानी होगी? नहीं होगी। इसलिए कि आपके पास ऑर्बिटल्स को अगर इधर वाले इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करके इधर जाना है तो एक बात और ध्यान रखना होगा कि ये सारे के सारे वैकेंट ऑर्बिटल सेम प्लेन में हो। मतलब कभी ऐसा हो जाए कि आपके पास कॉन्जुगेशन में हो लेकिन प्लेन सेम नहीं हो तो वहां पे रेजोनेंस नहीं होगा। तो हमको ये बात ध्यान रखना है हमेशा कि भैया प्लेन ऑफ पाई ऑर्बिटल्स शुड बी सेम। अब ये जो पॉइंट लिखवाया है ना, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट एक रोल आता है जब हम बात करते हैं ऑर्थो इफेक्ट के बारे में। वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है कि प्लेन बदल गया तो कहानी बदल जाती है। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखना है कि भैया रेजोनेंस कब होता है? जब अपने पास पाई ऑर्बिटल्स क्या हो, वहां पे आपके पास जो भी पाई इलेक्ट्रॉन्स है या पाई ऑर्बिटल जो भी है वो आपके पास कॉन्जुगेशन में हो। डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं कि रेजोनेंस है। और प्लेन में होना बहुत कंपलसरी कंडीशन है। अब कहता क्या है कि कॉन्जुगेशन कैसे होता है, मतलब किस तरह के कॉन्जुगेशन की चर्चा हो रही है। तो देखो, कॉन्जुगेशन के ना कुछ खास तरह के कॉन्जुगेशन ही हमको पढ़ने हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम एक एक करके बात कर लेते हैं। जो हमारे पास सिलेबस जो हमें दिखता है कॉन्जुगेशन, और इस कॉन्जुगेशन को देखते ही हम समझ जाएंगे कि भैया यहाँ रेजोनेंस काम कर रहा है नहीं काम कर रहा है, हमको देखते ही पता चल जाएगा। तो कॉन्जुगेशन में जनरली होता क्या है? तो होता ये है कि आपको सी डबल बॉन्ड सी, मतलब डबल बॉन्ड तो आपको एक केस छोड़ के हर जगह आपको रेजोनेंस में मिलेगा। केटायन हो, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे केटायन, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे एनायन, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे फ्री रेडिकल, डबल बॉन्ड के ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड। अच्छा, बहुत बार ये होता है ना कॉन्जुगेशन मतलब ऑल्टरनेट होता है, यहाँ तो सीधे सीधे दिख रहा है। नहीं, इसको एक नंबर कार्बन मानते हैं, तो दो तीन इस वजह से ये क्या हो रहा है, ऑल्टरनेट आ रहा है। और एक केस कि अगर आपको कहीं पे कोई एटम दिख जाए जिसके पास लोन पेयर है, कोई एटम ए है जिसके पास लोन पेयर है और उसके बगल में कोई एटम बी है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो हम कहते हैं कि इस केस में भी रेजोनेंस होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कभी आपको ऐसे दिख जाए कि आपके पास है CH3+ और बगल में मिल जाए OH, तो इस OH का लोन पेयर और इस पॉजिटिव के बीच में भी रेजोनेंस होता है। इस बात को ध्यान रखना है। तो ये भी एक केस है, लेकिन यहाँ पे कॉन्जुगेशन नहीं होता, ये कॉन्जुगेशन नहीं है। तो ये सारे केसेस हैं जहां पे, ये ऊपर वाले सारे केसेस हैं जहां पे कॉन्जुगेशन है, ये कॉन्जुगेशन नहीं है। पर रेजोनेंस जब कभी भी होगा तो इन्हीं किसी केस में होगा, इन्हीं में से कोई कहानी होगा तो रेजोनेंस होगा, अगर इनमें से कहानी नहीं होगा तो वहां पे रेजोनेंस काम नहीं कर रहा होगा। मुझे देख के बताओ फटाफट से कि ये सारे केसेस पहचान में आएंगे कि नहीं आएंगे, और मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, पूछूंगा कि बताओ यहाँ रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा, बस सिंपल सी कहानी। बाकी देख के मुझे बताओ इतने में कोई चीज ऐसा जो लग रहा हो कि जादू हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। डन है, चलो। तो अब मेरे पास क्वेश्चन ये है कि बताइए कौन से केस में आपको लगता है कि रेजोनेंस होगा। बोलता है बताइए कौन से केस में रेजोनेंस होगा, मैं बना कर दे रहा हूँ।
यार क्या हो रहा है? ये लोन पेयर, ये सॉरी, ये एक फ्री रेडिकल है। नेक्स्ट, ये यार क्या, अभी रुक जाओ, करना नहीं। बोलता है बताइए इन सब में पता करके कौन सा ऐसा केस है जिसमें आपको लगता है कि रेजोनेंस पॉसिबल है। आराम से सोचो, बताओ कौन से केस में रेजोनेंस पॉसिबल है। कौन से केस में रेजोनेंस पॉसिबल है, आराम से सोच के बताओ। चलो, काफी लोगों ने आंसर दे दिया, BCDEFG। ये बड़ा कॉमन आंसर आ रहा है, BCDEFG। सर जी तो नहीं होगा ना, क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड तो है ही नहीं। केटायन के बगल में लोन पेयर है। ये सर लोन पेयर है। केटायन के बगल में लोन पेयर भी तो रेजोनेंस करता है ना, अभी जस्ट बताया था। ठीक है, चलो, लेकिन इस पूरे आंसर में भी अभी गड़बड़ है, एक गड़बड़ है। चलो सोचना शुरू करते हैं। बी वाला जो केस है आपके पास, हमें सीधे दिख रहा है कि बी वाले केस में नेगेटिव और डबल बॉन्ड के बीच में कॉन्जुगेशन है। सी में फ्री रेडिकल और डबल बॉन्ड के बीच में कॉन्जुगेशन है। डी नंबर के केस में पॉजिटिव और डबल बॉन्ड के बीच में कॉन्जुगेशन है। ई नंबर में भी नेगेटिव और डबल बॉन्ड के बीच में कॉन्जुगेशन है। ठीक है, एफ नंबर में पॉजिटिव और डबल बॉन्ड के बीच में कॉन्जुगेशन है। लेकिन मेरा सवाल है कि क्या एफ नंबर रेजोनेंस करेगा? एफ नंबर पे जरा, एफ नंबर पे जरा सोचना कि क्या रेजोनेंस कर सकता है एफ वाला। हाँ, जोया कुछ कहना चाहती है, बोलो जोया। चलो, तो भाई साहब एफ वाले में अगर आप गौर से देखिए तो नाइट्रोजन अगर रेजोनेंस करता तो उसका जो ऑर्बिटल है वो खाली होना चाहिए था रेजोनेंस करने के लिए। नाइट्रोजन के पास कोई भी ऑर्बिटल खाली नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन का राइट नाउ हाइब्रिडाइजेशन है, दैट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो कोई भी ना पी ऑर्बिटल खाली है, ना उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन फ्री पड़ा हुआ है, तो एनायन तो है नहीं और कोई ऑर्बिटल भी खाली नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि भैया एफ के केस में रेजोनेंस नहीं होगा। कुछ नहीं तो आसान भाषा में ऐसे समझो कि डबल बॉन्ड को रेजोनेंस करा के नाइट्रोजन के पास लेके आते तो नाइट्रोजन जिंदगी में कभी 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। इसका मतलब एफ के केस में, हाँ बोलो। सर स्क्रीन नॉट विजिबल। स्क्रीन नॉट विजिबल
नहीं दिख रहा है स्क्रीन? सर मुझे तो दिख रही है। सर पहुंच है। ये क्या ही दुख है, मुझे देखने में बड़ा दिक्कत देता है ये। एक बार ना मूव करो अपने ना कर्सर को, मूव करो एक बार, देखो तो कर्सर वर्सर मूव करके। अब दिख रही है। अभी दिख रहा है? चलो, तो अपने पास एफ, हाँ एफ वाले में पॉसिबल नहीं है रेजोनेंस, क्योंकि एफ वाले में नाइट्रोजन पास बॉन्ड नहीं बनाएगा। जी वाले में रेजोनेंस हो सकता है, इसलिए हो सकता है क्योंकि हमें दिख रहा है कि भैया यहाँ पे जो नाइट्रोजन है इसके पास लोन पेयर है, और लोन पेयर की वजह से लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज के बीच में रेजोनेंस पॉसिबल है, छोटी और पॉजिटिव चार्ज में रेजोनेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास कहानी हो गई कि भैया रेजोनेंस होता क्या है और कहाँ कहाँ रेजोनेंस पॉसिबल है। अब जरा कुछ इंपॉर्टेंट फीचर के बारे में बात करते हैं कि भैया रेजोनेंस का कुछ इंपॉर्टेंट फीचर क्या है और इसकी जरूरत क्यों है, आखिर क्यों जरूरत पड़ गया रेजोनेंस का। चलिए, सर ये वाला समझा दो। कौन सा वाला बोलो? ई। फिर से बोलो, कौन सा? जी बोलो या बोल रहे हो? ई। ई कौन सा दिया? ई तो अच्छा, ई वाला, अच्छा ये ठीक है। ये निगेटिव और ये डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है ना, डबल बॉन्ड 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, 3 नंबर पे निगेटिव है, या जैसे बोलो डबल बॉन्ड के बगल में निगेटिव, बात खत्म, होगा ना रेजोनेंस। और ये निगेटिव अगर रेजोनेंस रेजोनेंस में जाएगा भी तो ऑक्सीजन जो है, इस ऑक्सीजन के साथ कहानी ये होगी कि इसका निगेटिव रेजोनेंस में जाने के बाद 2 ही बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड तो कभी बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। यस सर। चलो नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट फीचर्स। चलिए, तो कहता है कि जैसे हमने शुरू में बनाया था ये दोनों स्ट्रक्चर्स जो हमने देखा, ये दोनों स्ट्रक्चर्स, सो हम कहते हैं कि ये जितने भी एक दूसरे रेजोनेंस करके जितने भी स्ट्रक्चर्स हम बनाते हैं, इन स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, जो कि एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते। मतलब ये हम जितने भी स्ट्रक्चर्स बनाते हैं यहाँ पे, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स है, इनका एक्चुअल में एग्जिस्टेंस नहीं होता, चाहे रेजोनेटिंग बोलो चाहे कैनोनिकल बोलो। तो रेजोनेटिंग स्लैश canonical structure are hypothetical। ठीक है, ये हाइपोथेटिकल नेचर के हैं। नेक्स्ट थिंग हमें क्या दिख रहा है, तो जो भी हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से जो हम रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे, हाइब्रिड हम बाद में सीखेंगे, बट इनसे जो हम हाइब्रिड बनाते हैं एक्चुअली वही एग्जिस्ट करते हैं। तो नेक्स्ट कहानी क्या कहता है, रियल में जो एग्जिस्ट करता है वो दैट इज रेजोनेंस हाइब्रिड एग्जिस्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, ये पूरा का पूरा रेजोनेंस ही जो है ना, ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसका रियल में कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ये पूरे पूरे तरीके से ये कॉन्सेप्ट ही हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्या कहता है, कहता है कि रेजोनेंस हाइब्रिड, अभी हम सीखे नहीं, बाद में बात करेंगे इस पे। बोलता है कि रेजोनेंस हाइब्रिड जो है ये ज्यादा स्टेबल होता है इन कंपैरिजन टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के कंपैरिजन में रेजोनेंस हाइब्रिड की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो इन चीजों का आप हमेशा ध्यान रखिएगा। ये रेजोनेंस के रिगार्डिंग ये जो कहानी है कि भैया रेजोनेंस पूरा पूरा पूरे तरीके से हाइपोथेटिकल कहानी है। रेजोनेंस में अपने पास हाइब्रिड की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। कैनोनिकल और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक्चुअल में एग्जिस्ट करते नहीं है। एग्जिस्ट एक्चुअल में जो करता है वो रेजोनेंस हाइब्रिड ही करता है, जो रियल में देखा गया। नेक्स्ट कहानी कहता है कि कोई भी रेजोनेंस हाइब्रिड्स के, कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बीच में कोई इक्विलिब्रियम नहीं होता है।
हमें बहुत बार लगता है कि अच्छा थोड़ी देर के लिए, ये देखो हम समझाने के लिए जरूर बोल देते हैं कि मान लो ये बना ये बना ये बना ये बना, ठीक है, लेकिन होता क्या है कि रियल में कोई ऐसा तरह का इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं करता, कोई इक्विलिब्रियम नहीं होता। कोई भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर के बीच में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं करता। नेक्स्ट, ये सारे के सारे जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से कोशिश करते हैं कि लुईस ऑक्टेट रूल को फॉलो करें, मतलब इनके ऑक्टेट कंप्लीट करके रखा जाए यथासंभव, जहां तक पॉसिबल है। जरूरी नहीं है कि हमेशा होगा, पर जहां तक पॉसिबल है वो ट्राई करते हैं कि ऑक्टेट रूल कंप्लीट किया जाए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक लास्ट कहानी जो ध्यान रखना वो ये है कि कॉन्जुगेशन में एक केस हो सकता है कि आपको डबल बॉन्ड मिले, और ये बहुत कॉमन केस है, बहुत देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर भी रेजोनेंस एग्जिस्ट करता है, बस इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपको बनाने के लिए जल्दी नहीं मिलेंगे। मतलब कॉन्जुगेशन यहाँ पे भी होता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है कि भैया रेजोनेंस की कहानी में क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट फीचर है, ठीक है। अब रेजोनेंस से ना हाइब्रिडाइजेशन पे क्या फर्क पड़ता है, जरा उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं कि भैया रेजोनेंस से हाइब्रिडाइजेशन पे क्या फर्क पड़ेगा। चलो मैं इधर ही बात करता हूँ, और जरा मुझे सोच के बताना कि इस ऑक्सीजन का अगर तुमसे किसी ने पूछा कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो तुम क्या बोलोगे। मुझे फटाफट से सोच के बताओ कि ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलोगे। ई वाले में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा ऑक्सीजन का ई वाले केस में। चलो बहुत लोग अलग अलग आंसर दे रहे हैं, ध्यान रखना। बढ़िया। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो जो कोई भी एटम जब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा होता है, तो मैंने बोला था कि रेजोनेंस में सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है। इसका मतलब इसका नेगेटिव किस में काउंट होगा, पाई में काउंट होगा, ना कि सिग्मा में काउंट होगा। और जब ये नेगेटिव पाई में काउंट होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके पास एक सिग्मा है और दो इसके पास जो लोन पेयर है वो पड़े हुए हैं। एक नेगेटिव और एक लोन पेयर जो है ये किस में काउंट हो रहा है, पाई में काउंट हो रहा है। इसका मतलब अपने पास कहानी हो गया एक सिग्मा दो लोन पेयर, तो इसका मतलब हुआ स्टेरिक नंबर 3। स्टेरिक नंबर 3 का मतलब हो गया हाइब्रिडाइजेशन sp2। तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो भी नेगेटिव चार्ज या जो भी लोन पेयर अगर रेजोनेंस में चला गया, आप उसको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं कीजिएगा। सेम यहाँ पे भी कहानी, इस नाइट्रोजन का क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन। तो ये लोन पेयर चूंकि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने वाला है, तो सिग्मा एक यहाँ पे और दो यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ सिग्मा। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसका भी जो हाइब्रिडाइजेशन होने वाला है दैट विल बी sp2 ना कि sp3। और इसी पे एक बहुत फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है, कहा जाता है कि बताइए, मैं यहाँ पहले पॉइंट लिखवाता हूँ फिर बात करेंगे। एनायन या फिर लोन पेयर participating in resonance are not counted in hybridization। इनको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं किया जाता, ठीक है। फेमस सा क्वेश्चन है, बोलता है कि बताइए एनिलीन में जो ऊपर में नाइट्रोजन बैठा हुआ है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो हमें बहुत बार लगता है कि लोन पेयर होने की वजह से sp3 हो जाएगा, लेकिन हमें पता है कि चूंकि एनिलीन में यहाँ पे अपने पास रेजोनेंस होने वाला है, लोन पेयर 5 बॉन्ड रेजोनेंस होने वाला है, इस वजह से इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज sp2, ठीक है। यहां तक में पूरी कहानी में अगर कोई चीज ऐसी है जो समझ में नहीं आई है, जादू हो गया, मुझे फटाफट से बताओ, बात करेंगे पर वापस से चलेगा। चलो ठीक है, ठीक है। तो अभी की फिलहाल सभा में यहीं पे विराम लगाते हैं, आगे अगले क्लास में पढ़ेंगे। थोड़ा स्लो स्लो चलेंगे, मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे किसी तरह की कोई दिक्कत हो, कोई भी चीज स्किप हो, क्योंकि
अगर ये छूटा, ये समझ नहीं आया तो बहुत दिक्कत है। ठीक है, तो ये आराम आराम से स्लो स्लो से चल रहा है। ठीक है, अगले क्लास में जब थोड़े से और सिलेबस आगे आ जाएगा फिर अपन स्पीड अप कर लेंगे। आई नो कि बहुत लोग पढ़े बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो बाय बाय। हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तो बहुत सिंपल सा कहानी है, बहुत सिंपल सी कहानी है। जीओसी पे कमांड करके रखोगे, फ्यूचर में जितने रिएक्शंस याद कर लोगे तुम्हारे लिए उतना आसान होगा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। अगर जीओसी पे कमांड नहीं है तो समस्याएं बढ़ेंगी। चलिए ठीक है, तो इसी के साथ आज की सभा समाप्त है। अगले क्लास में फिर कहानी कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय, टाटा।